नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र राजपूत संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए आज आचार्य मम्मट एवं उनकी विख्यात रचना काव्य प्रकाश से संबंधित प्रश्नोत्तर शतकम श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके मध्य पुनः उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पार्ट 1 में हमने 5 प्रश्न का अध्ययन किया था। उससे आगे हम इस पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न 6, काव्यात्मा को परखने में कितने संप्रदायों की उत्पत्ति हुई? उत्तर, विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य तत्व की भिन्न भिन्न दृष्टि से 6 संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। नंबर 1, रस संप्रदाय जो कि भरत का है। नंबर 2, अलंकार संप्रदाय भामा। नंबर 3, रीति संप्रदाय वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। और नंबर 6, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र का। प्रश्न, काव्य प्रकाश का मंगलाचरण क्या है? उत्तर, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयि मनन्य परतंत्रताम नवरस रुचिराम निर्मित मादधति भारती कबीर जयति। अर्थात कवि की काव्य रूप सृष्टि नियति के निर्धारित नियमों से रहित है, केवल आनंदमयी है, अन्य किसी के अधीन न रहने वाली नवरसों के प्रयोग से मनोहारिणी काव्य सृष्टि को प्रकट करने वाली कवि की भारती वाग्देवी सरस्वती सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात मैं उनको नमस्कार करता हूँ। प्रश्न 8, काव्य का प्रयोजन बताइए। उत्तर, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवे तरक्षतये सद्यः परिनिवृतये कांता सम्मितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य रचना यश के लिए, धन अर्जन के लिए, लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए, अमंगल के नाश के लिए, सद्य तत्काल परमानंद की प्राप्ति के लिए और कांता सम्मित अर्थात प्रिया के समान होने से उपदेश देने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 9, कांता सम्मित उपदेश का क्या अर्थ होता है? उत्तर, उपदेश शैली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रभु सम्मित, वेद शास्त्र आदि के उपदेश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 2, सुहृद सम्मित उपदेश, पुराण इतिहास आदि के उपदेश को सुहृद सम्मित उपदेश कहा जाता है। नंबर 3, कांता सम्मित उपदेश अर्थात सरसतामय उपदेश, जिस प्रकार कांता अपने प्रियतम को कटाक्षेप, भुजाक्षेप आदि से अनुकूल करके प्रेरणा देती है, उसी प्रकार सुकुमार बुद्धि नीति शास्त्र से विमुख जनों को श्रृंगार आदि रस से अपनी ओर उन्मुख करके काव्य उपदेश देता है। प्रश्न 10, काव्य का हेतु बताइए। शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। यह इसका उत्तर है। अर्थात शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तीनों का समुदित रूप ही काव्य का हेतु है, कोई एक नहीं। प्रश्न 11, इस काव्य हेतु में शक्ति क्या है? उत्तर, शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य का प्रसार नहीं हो सकता, और यदि प्रसार हो भी जाए तो वह उपहास के योग्य होता है। प्रश्न 12, काव्य हेतु में निपुणता का क्या अर्थ होता है? उत्तर, लोक अर्थात जड़ चेतन रूप जगत का व्यवहार ज्ञान, शास्त्र अर्थात छंद, व्याकरण, शब्दकोश, कला, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिपादक ग्रंथ, गज, तुरंग, खड़ग आदि के लक्षण,
ग्रंथों और महाकवियों के काव्यों के तथा इतिहास आदि के अनुशीलन से उत्पन्न ज्ञान में पारंगतता ही निपुणता कहलाती है। प्रश्न 13, काव्य हेतु में अभ्यास क्या है? उत्तर, शास्त्र, काव्य और इतिहास आदि के विमर्श से उत्पन्न अर्थात निपुणता काव्य करना तथा विचार करना जानते हैं, उनके उपदेश के अनुसार काव्य निर्माण और उसके संयोजन में बार बार प्रवृत्त होना ही अभ्यास कहलाता है। प्रश्न 14, क्या काव्य उपर्युक्त तीनों से कोई एक हेतु हो सकता है? उत्तर, नहीं, तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य का हेतु होता है, न कि अलग अलग। काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास में तीनों का सम्मिलित रूप ही हेतु है, न कि पृथक पृथक। प्रश्न 15, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? उत्तर, शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण सहित, कहीं कहीं स्पष्ट अलंकारों से रहित भी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि वह शब्दार्थ युगल जो दोषों से रहित हो, गुणों से युक्त हो, किंतु कहीं कहीं पर स्पष्ट अलंकारों की प्रतीति न भी हो तो भी उसे काव्य कहा जाता है। यहाँ शब्दार्थ के 3 विशेषण हैं, अदोषौ, सगुणौ, अनलंकृति पुनः क्वापि। तो इस प्रकार 15 प्रश्नों तक हमने पढ़ा और इसके आगे पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।